दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। पहलवानों के समर्थन में 11 से 18 मई तक करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों को किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने खुलकर समर्थन दे दिया है। खाप के साथ साथ बड़ी तादाद में किसान संगठन के लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा पहलवानों के समर्थन में 11 से 18 मई तक देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में करेगी वापसी, 127 सीटें जीतने का किया दावा। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा की जीत पर विश्वास जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 127 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, हमारी पार्टी कुल सीटों की आधी सीटें भी जीत सकती है या फिर यह भी हो सकता है कि हम इससे भी 15 सीटें ज्यादा जीत जाएं। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में येदियुरप्पा और बंबई सरकार ने बहुत काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी 127 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को भारत से अलग करने की कर रही वकालत। बजरंग बली के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मैसूर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली या फिर शाही परिवार सबसे आगे रहता है। यह खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। इस चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने कहा है कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस पार्टी में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज्य में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भाई भाई को बांट दिया। कांग्रेस पार्टी ने राज्यों को आपस में लड़ाया। कांग्रेस पार्टी ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कांग्रेस पार्टी लोगों को झूठी गारंटियां दे रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देते कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों के लिए यह चुनाव नया इतिहास रचने का चुनाव है। यह चुनाव कर्नाटक को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए कर्नाटक के लोगों ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर ही भरोसा जताया है। अगली बड़ी खबर, बजरंग बली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा विदेशी बाणा। प्रियंका गांधी ने दिया तगड़ा जवाब। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के मतदान में अब बस 2 ही दिन का समय बचा है। राज्य में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने प्रचार में बजरंग बली के बाद बिना किसी का नाम लिए गांधी परिवार पर सियासी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार खुले तौर पर विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। पीएम मोदी के इस हमले का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे इधर उधर की बातें करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री किस विदेशी साजिश की बात करने लगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इधर उधर की बात मत करा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा।
अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा शाही परिवार ने देश के लिए बहाया खून। ये आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर किए गए हमले का करारा जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की वकालत करने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए, लेकिन मोदी जी देश ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भारत के लिए खून बहाते देखा है। ऐसे में क्या आप एनसीईआरटी से उन तथ्यों को भी मिटाना चाहते हैं? आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार कर्नाटक को देश से अलग करना चाहता है, साथ ही ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार संप्रभुता का अपमान होता है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गांधी परिवार पर हमले किए थे, जिसकी वजह से कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी शाही परिवार ने देश के लिए खून बहाया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अमित शाह से लिए गए 10 से 20 करोड़ रुपए तुरंत लौटा दें। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दिए गए एक भाषण में ऐसा कुछ कह दिया जिससे सनसनी मच गई। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खेमे पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने बीजेपी और अमित शाह से जितने भी करोड़ रुपए लिए हैं वो तुरंत वापस कर दें। दरअसल अशोक गहलोत ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि जिन कांग्रेस विधायकों ने अमित शाह से 10 से 20 करोड़ रुपए लिए वो पूरी रकम लौटा दें, नहीं तो अमित शाह उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। अगर कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं तो उन्हें बता दें, वो पार्टी से मांगकर भरपाई कर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। विधायकों को पैसा बांटा गया और अब ये पैसा वापस भी नहीं ले रहे। मैं सोच रहा हूं कि ये वापस क्यों नहीं ले रहे। मैंने विधायकों से भी ये कहा है कि अगर कुछ पैसे खर्च हो गए हैं तो बता दें, मैं पार्टी से दिलवा दूंगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जितना भी पैसा लिया है वो वापस कर दें। ये गृह मंत्री हैं, ये धमकी देंगे, डराएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये गुजरात में करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि अपनी पार्टी के विधायकों का इतना सम्मान आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जितना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस भाषण में किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर 40 का वार कर कांग्रेस लेकर आई फॉर्मूला नंबर 5। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य की जनता 40% सरकार को ना कहे और 5 गारंटी को हाँ कहे। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर 40% कमीशन का आरोप लगा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि इस कमीशन से डबल इंजन सरकार के प्रत्येक इंजन को कितना पैसा मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कई कानूनी और चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद भी विज्ञापनों के माध्यम से बीजेपी पर अपना हमला जारी रखा है। 40% सरकार विज्ञापन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उसकी तुलना अपनी 5 गारंटी के साथ की है। कांग्रेस पार्टी ने जनता से अपील की है कि जनता 40% सरकार को ना कहे और 5 गारंटी को हाँ कहे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 140 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार, अब 10 मई को डाले जाएंगे वोट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान सोमवार शाम को खत्म हो गया। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन पार्टियों के प्रमुख नेता पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी कांग्रेस पार्टी भी कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा केरल में धर्म परिवर्तन आतंकवाद का भयावह रूप, कांग्रेस और पीएफआई एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में प्रचार के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार शाम को फिल्म द केरला स्टोरी देखी। अब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान इस फिल्म का रिव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि केरल में धर्म परिवर्तन एक आतंकवाद है। ये एक बहुत ही भयावह आतंकवाद का रूप है। इसमें कोई भी आवाज नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। जिस
जिसका द केरला स्टोरी फिल्म ने पर्दाफाश किया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि इस फिल्म का संबंध ना ही धर्म से है और ना ही किसी राज्य से है, बल्कि इसका संबंध देश से है। ये एक वैश्विक कहानी है, केवल भारत ही नहीं, ये और भी तमाम देशों में हो रहा है। युवाओं को पहले आकर्षित किया जाता है, बाद में उन्हें धकेल दिया जाता है। केरला स्टोरी इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है। फिल्म ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया है। ये एक आई ओपनर स्टोरी है। एसडीपीआई की तरफ से कांग्रेस के समर्थन और आपसी सांठगांठ के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि पीएफआई और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश इनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी इनके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है। पीएफआई पर बैन भारत ने ठोस सबूत के आधार पर किया है। हम देश की अखंडता के लिए काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच है देश चाहे खंडित हो जाए लेकिन उन्हें वोट मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के आंदोलन में नए किरदारों की एंट्री, खाप पंचायत ने दिया अल्टीमेटम तो चंद्रशेखर ने दे डाली धमकी। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। वहीं अब एक एक करके नए किरदारों की एंट्री इस प्रदर्शन में लगातार हो रही है। खाप पंचायतों के सदस्य अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इस महापंचायत में पंजाब के किसान संगठन भी शामिल हुए हैं। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ एक सुर में कार्रवाई की मांग की और सरकार को इसके लिए 20 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर 20 मई तक कार्रवाई नहीं हुई तो 21 मई को बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि इस प्रदर्शन को खिलाड़ियों की कमेटी ही चलाएगा। हालांकि खाप की ओर से हर रोज 11 सदस्य भेजे जाएंगे जो पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही, क्यों अब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम होगा। उन्होंने कहा कि मैं पहलवानों को अपना खुला समर्थन देने 2 बार जंतर मंतर पर आ चुका हूं। हमने 7 दिन का वक्त दिया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वहीं पहलवानों के साथ में बैठूंगा। वहीं पहलवानों के इस प्रदर्शन को 4 राष्ट्रीय महिला संगठनों ने समर्थन देते हुए संयुक्त रूप से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि वहीं आरोपों में घिरे ब्रजभूषण सिंह लगातार अपनी सफाई में बयान दे रहे हैं। अब एक बयान में उन्होंने कहा कि खाप के सदस्यों को मैं जंतर मंतर पर आने से नहीं रोक सकता, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं खुद आपके सामने आऊंगा। आप मुझे जूते चप्पल से मारकर मेरी हत्या कर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर, आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे शरद पवार, जल्द नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। सभी एक दूसरे को हराने के लिए राजनीति में लगे हुए हैं। कोई किसी पार्टी से सांठगांठ कर रहा है तो कोई किसी नेता से सांठगांठ कर रहा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें लगातार सामने आ रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों नेता आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हालांकि अब शरद पवार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो जल्द ही नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मुझे संदेश मिला है कि नीतीश कुमार 11 मई को मुंबई आएंगे और हम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, हमारा मानना यह है कि देश में भाजपा सरकार के खिलाफ एक विकल्प की जरूरत है। राकापा प्रमुख ने सभी पार्टियों को एक साथ होने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं वे दे सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी हो। मेरे विचार से हम सभी को इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या पूरा विपक्ष मिलकर 2024 में बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।